नमस्कार, प्रभात खबर के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है और चर्चा होगी भारतीय क्रिकेट टीम की। मेरे साथ हैं विजय बहादुर जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो ये क्या हुआ? WTC में हम जीतने का ख्वाब देख रहे थे, T20 वर्ल्ड कप जीत के आए थे, वनडे वर्ल्ड कप में हम फाइनलिस्ट थे, आखिर में जाकर के थोड़ी चीजें इधर उधर हुई थी, लेकिन 3-0 कई साल बाद, 90 साल बाद ऐसी स्थिति है कि भारत में आकर के कोई बाहरी टीम भारत को इतनी जबरदस्त हार देकर के चली गई। हुआ क्या सर, विजय सर? जादव जी, मुझे लगता है ना, इंसान जब किसी नदी में चलता है या किसी तालाब में चलता है, वो डूबता तब है जब उसे लगता है कि उसके डूबने की संभावना कम है, सबसे कम है। अच्छा। और 90 साल के बाद आपने कहा कि भारतीय टीम की ये स्थिति हुई, भारतीय सॉइल में जो स्थिति हुई है, क्रिकेट प्रेमियों में घोर निराशा है। और पूरा हिंदुस्तान, न सिर्फ भारतीय टीम पर पूरे दुनिया के क्रिकेटिंग फैन जो है स्तब्ध है कि एक्चुअली ऐसी भारतीय टीम जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ये किसी जमाने में जो वेस्ट इंडीज की टीम होती थी, बाद के दौर में ऑस्ट्रेलिया की जो टीम होती थी, और इस इंडियन टीम को भी लोग मानते थे कि ये उसी लेवल की टीम है जो बहुत ही एग्रेसिव और किसी भी टीम को कहीं पर भी न सिर्फ इंडियन सॉइल में बल्कि बाहर भी हराने की क्षमता रखती थी, और इस टीम ने वो करके दिखाया था। लेकिन अचानक से जिस सीरीज को सबसे आसान माना जा रहा था, भारतीय टीम न सिर्फ कोलैप्स हुई बल्कि 3-0 से उसका सफाया हो गया। तो मेरा मानना है कि एक तो ओवर कॉन्फिडेंस, मुझे लगता है, ने भारतीय टीम को ले डूबा। भारतीय टीम के जो लोगों को या जो उनके रणनीतिकार होंगे, उनको लगता था कि न्यूजीलैंड की टीम इंडिया आएगी, स्पिनिंग ट्रैक बनाएंगे और हम जिस तरह से जीतते रहे हैं हम जीतते रहेंगे। लेकिन ये जो मुकाबला हुआ, भारतीय टीम तैयार नजर नहीं आई और न्यूजीलैंड की टीम बेहतर तरीके से तैयारी कर आई। उसके दो कारण थे, क्योंकि उनके खिलाड़ी IPL और बहुत सारे ऐसे टूर्नामेंट हो रहे हैं जिसके कारण उनका एक्सपोजर इंडियन सॉइल पे ऑलरेडी हो चुका है, भारतीय सब कॉन्टिनेंट में हो चुका है। तो पहले वाली स्थिति नहीं है कि वो स्पिनिंग ट्रैक में वो नहीं खेल पा रहे हैं। तो मुझे लगा कि इंडियन टीम अंडर प्रिपेयर्ड थी, एक रणनीति की कमी नजर आई, ओवर कॉन्फिडेंस भी थी। उसके बरक्स न्यूजीलैंड की टीम ज्यादा तैयार थी। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज हुई है वो है भारतीय बैटिंग क्रम का एकदम से धराशायी हो जाना। एकदम से मतलब पहले वाले टेस्ट में रुड़की थे, उनके सामने नहीं खेल पा रहे थे, बाद में मैट हेनरी, इवन सचिन रविंद्र, ग्लेन फिलिप्स वो पार्ट टाइम स्पिनर हैं, उनके सामने भारतीय टीम नहीं खेल पा रही थी। ये भारतीय बल्लेबाजी क्रम को क्या हो गया है? देखिए, इसकी जो झलक जो है कोविड के समय की, भारतीय टीम टेस्ट क्रिकेट में हेवली डिपेंडेंट रही है विराट कोहली पे। अगर पूरा इधर 10-12 साल का कालखंड देखेंगे तो भारतीय टीम में विराट कोहली का बहुत बड़ा रोल रहा है टेस्ट क्रिकेट में और वनडे में। ठीक है। उसके साथ अकिंचन रहाणे और दूसरे आपको चेतेश्वर पुजारा है, इनका भी बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन रहा है। ठीक है। और गाहे बगाहे बाकी खिलाड़ियों ने भी परफॉर्म किया है। ये धोनी के दौर का भी यही वक्त था, उसी तरह चलती थी चीजें। लेकिन आपने देखा होगा कि जैसे एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है। अच्छा। मेरा मानना है कि जो विराट कोहली है उनका उत्कर्ष गुजर चुका है। अच्छा। देखिए, फैन के रूप में स्वीकार करना बहुत ही कठिन है। मैं भी खुद भी विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन हूं। अच्छा। लेकिन जैसे सुनील गावस्कर का एक दौर था, कपिल देव का एक दौर था, सचिन तेंदुलकर का एक दौर था, मुझे लगता है विराट कोहली ने इस देश के लिए में को बहुत बड़ा क्रिकेट में कंट्रीब्यूशन किया है। लेकिन जो उसका एक जो उत्कर्ष है वो गुजर चुका है। जैसे किसी भी इंसान या किसी ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है, उसी तरह किसी भी व्यक्ति का प्रोफेशनल या पर्सनल लेवल पर भी एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है, जिसमें उसकी शुरुआत होती है, वो बेहतर करता है और समय के साथ उसमें ठहराव और उसमें गिराव या डिप्रिसिएशन, गिरावट अवश्यभावी है, ये होना ही होना है। अच्छा। तो मुझे लगता है विराट कोहली, आपने देखा होगा कि उनके फॉर्म को लेकर खासकर टेस्ट क्रिकेट में कोविड के दौरान में ही 2-3 साल उन्होंने बहुत ही अंडर परफॉर्म किया था। अंडर परफॉर्म इन द सेंस अपने बेंचमार्क के हिसाब से। जब बड़े खिलाड़ियों की बात होती है, जो लेजेंडरी प्लेयर्स होते हैं, उनका जो बेंचमार्क होता है वो बात होती है कि वो उन्होंने अपने पैरामीटर से कितना परफॉर्म किया, नहीं कराया। अच्छा। दूसरा, चेतेश्वर पुजारा और रहाणे के बाद मिडिल मध्य क्रम में आपके पास उस तरह से ठहर कर खेलने के वाले खिलाड़ी नहीं है। जी जी, राहुल द्रविड़ और VVS लक्ष्मण
को पहले इसमें इस तरह जिस रूप में देखते थे। आप जानते हैं इंडिया में फैब फोर में सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, लक्ष्मण और वीरेंद्र सहवाग, ये 5 खिलाड़ी आपके होते थे जो बहुत ही कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते थे जी। आप आज के दिन में आपके पास बहुत सारे अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन उनके कंसिस्टेंसी का लेवल वो नहीं है जो पहले के दौर में इन लोगों ने किया था। और बीच के दौर में विराट कोहली ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कर और बाकी कुछ खिलाड़ियों ने भारतीय नैया को बहुत आगे बढ़ाया। बीच बीच में आपने देखा ब्रिस्बेन के टेस्ट में बहुत ही ऐतिहासिक जीत दी जाती की थी पंत ने। इस तरह के बहुत सारे परफॉर्मेंस और इंडियन ट्रैक में तो आप इंडिया गाबा में भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो टेस्ट याद आता है। लेकिन चलते हैं थोड़ा सा बात, कई दिग्गज क्रिकेटरों ने ये उठा दी कि गौतम गंभीर की कोचिंग किस दिशा में लेकर जा रहे हैं भारतीय टीम को। वो देखिए, गौतम गंभीर की जब बात होगी, मुझे लगता है कि अभी उनका विवेचना करना थोड़ा समय से पहले होगा। वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, उनका परफॉर्मेंस क्या रहेगा, ये समय बताएगा। लेकिन जो उनका पास्ट रहा है, आपने देखा होगा बीइंग ए प्लेयर वो बहुत ही एग्रेसिव रहे हैं और बीइंग उनका व्यवहार भी ग्राउंड में एग्रेशन के साथ बहुत बार उन्होंने कंट्रोवर्सी भी क्रिएट किया है। पूरी टीम में कोच और जो प्लेयर्स हैं, कैप्टन का एक जो सामंजस्य है, जो कोऑर्डिनेशन है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जी। आप इससे पहले जब आप राहुल द्रविड़ को देखते होंगे कोचिंग के साथ, आपको लगता होगा कि खिलाड़ी एक पीछे स्तंभ की तरह है, बहुत ही तरीके से आइडिएशन कर रहा है, चीजों को ड्राइव कर रहा है, लेकिन वो अपने को सामने नहीं रखता था। हाँ। वो बाकी खिलाड़ियों को, कैप्टन को सामने रखता था जी। तो गौतम गंभीर का जिस तरह का व्यवहार रहा है, अब टीम के अंदर क्या चल रहा है नहीं चल रहा है ये तो कहना कठिन है, लेकिन इतना निश्चित तौर पर है कि जिस तरह से श्रीलंका में भारतीय टीम का परफॉर्मेंस रहा, हाँ, वनडे सीरीज में और अभी टेस्ट क्रिकेट में, और ये सब कॉन्टिनेंट में हो रहा है जी, अभी जी। तो जो इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, उनके पिचेस पर भारतीय टीम का टेस्ट होना बाकी है जी। तो गौतम गंभीर के लिए बहुत ही चैलेंजिंग टाइम है। जितने हाइप के साथ वो आए हुए हैं, आने वाले समय बताएगा कि उन्होंने किस तरह से परफॉर्म किया नहीं किया। तो कई सारे उदाहरण इसमें याद आते हैं कि एक समय था ग्रेग चैपल का, उसमें टीम किस तरह की स्थिति में चली गई थी। बीच में अनिल कुंबले और विराट कोहली के बारे में भी बहुत सारी बातें होती हैं। तो अभी कोचिंग की भूमिका इतनी बड़ी है क्या कि वो पूरे परफॉर्मेंस को दाएं से बाएं कर सकती है? देखिए, जिस लेवल पे आज के दौर में कंपटीशन है, हर चीज का एक महत्व है। आप देखिए, पहले के दौर में टीम के कौन कोच होते थे, मैनेजर होते थे, बहुत ज्यादा किसी को पता नहीं होता था। कैप्टन है, खिलाड़ी है। आज के समय में बॉल थ्रोइंग जो बॉलर होते हैं, आप देखिए, हम उनका भी नाम भी जानते हैं जी, जी, जी। तो आप सोचिए कि किस लेवल पे चला गया, और जिस तरह से आपके खेल को लेकर कंपटीशन का जो एनालिसिस होता है एक एक पहलू पर, उस समय कोच का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, एक मेंटर है जो आपको गाइड करता है, कठिन समय में आपको संबल देता है कि भाई ठीक है, अंडर परफॉर्म हो गया, आप बेहतर कर सकते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति पढ़ने में बहुत तेज है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बढ़िया शिक्षक भी हो सकता है। उसी तरह ग्रेग चैपल अपने दौर में बहुत ही शानदार बल्लेबाज या बैटर जिसे बोलते हैं आज के समय में थे, लेकिन उनका जो कोचिंग जो एक्सपीरियंस रहा भारतीय टीम के साथ, उन्होंने भारतीय सिंह को डिस्टॉर्ट कर दिया, भारतीय टीम को। उनके एक्सपीरियंस, जो सचिन तेंदुलकर जैसे लोग जो कभी खुलकर टीम के अंदर की बातें नहीं बताते थे, उन्होंने भी खुलकर कहा कि उस दौर में भारतीय टीम को सबसे ज्यादा कोचिंग के कारण सदमा लगा या झटका लगा। तो आज के समय में भी जो हमारे कोच हैं, उनका बहुत बड़ा रोल होगा आने वाले दिनों में। आप देखिए कि रवि शास्त्री के समय में भी, भारतीय टीम ने अच्छा परफॉर्म किया। राहुल द्रविड़ ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया जी। अनिल कुंबले के समय में, अनिल कुंबले बहुत ही मेथड से और बहुत ही सूझबूझ वाले खिलाड़ी रहे हैं, और बीइंग कोच भी उनका जो क्रिकेट का, देखिए आप एक अच्छे क्रिकेटर हो सकते हैं, लेकिन अच्छा क्रिकेटिंग सेंस है ये जरूरी नहीं है। महेंद्र सिंह धोनी जितने अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, उससे ज्यादा उनका क्रिकेटिंग सेंस पूरी दुनिया जानता है। उसी तरह कुंबले के दौर में आपने देखिए कि ईगो का क्लैश हो गया, विराट कोहली वर्सेस अनिल कुंबले ने अपने को स्टेप डाउन कर लिया। इसका मतलब कोच का बहुत बड़ा रोल है टीम को आगे बढ़ाने में। जी हाँ। तो यहाँ पे एक सवाल ये निकल करके आता है कि जिस तरह से दुनिया भर में क्रिकेट को जब इस तरह के झटके लगते हैं, कोई बड़े बड़े बदलाव दिखाई देते हैं, क्या लगता है कि अभी आने वाले दिनों में क्या स्थिति बनेगी?
मेरी जो समझ है, आप देखिए कि हर टीम अपने अपने दौर पर में बेहतर करती है। कि आप सबसे बेहतर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे कि उन्होंने ऑस्ट्रेलियन टीम है, जी जी उन्होंने अपने पूरे क्रिकेटिंग जो जर्नी है उसको किस तरह से आगे बढ़ाया है। जी आप देखिए कि एक दौर में एलन बॉर्डर से पहले बीच के दौर में डेनिस लिली, थॉमसन वगैरह के जाने के बाद ऑस्ट्रेलियन टीम का परफॉर्मेंस बहुत ही कमजोर हो गया था। जी लेकिन एलन बॉर्डर के नेतृत्व में टीम बिल्ड हुई, बहुत सारे खिलाड़ी उस समय आए, डीन जॉन्स से लेकर रिकी पॉन्टिंग से लेकर हेडन से लेकर गिलक्रिस्ट से लेकर बहुत सारे, उसके बाद शेन वॉर्न आए, बहुत सारे खिलाड़ी उस दौर में आए और ऑस्ट्रेलियन टीम ने अपने को रिबिल्ड किया। ऑस्ट्रेलियन टीम की सबसे बड़ी खासियत हो कि वो लोग बहुत रूथलेस हैं। अच्छा, एलन बॉर्डर को ने अब संन्यास लिया, उसके बाद रिकी पॉन्टिंग का दौर आया, उन्होंने अपने उत्कर्ष में ही, मतलब वो उस समय नहीं जाते हैं जब लोग कहे कि भाई अब इनको चले जाना चाहिए। हाँ। उसके बाद माइकल क्लार्क आएगा उस समय जी। और उसके बाद आप देखिए कि माइकल क्लार्क के जाने के बाद आपको नए खिलाड़ी कबिन्स अभी खेल रहे हैं, उसके स्टीव स्मिथ बीच में खेल रहे थे। तो जितने भी खिलाड़ी आपने देखिए उन्होंने फेज वाइज टीम को बिल्ड किया है। वो दौर नहीं आने देते हैं कि अब इनका इस्तीफा लेना जरूरी है। जैसे बड़े खिलाड़ी जब बड़े नाम जब जाते हैं तो उनके सूझ को उनको भरना बहुत डिफिकल्ट है। मान लीजिए पॉन्टिंग ने क्रिकेट छोड़ा, हेडन ने क्रिकेट छोड़ा, शेन वॉर्न ने क्रिकेट छोड़ा, गिलक्रिस्ट ने क्रिकेट छोड़ा या मैग्रा ने क्रिकेट छोड़ा। इस लेवल के खिलाड़ी जो 50-100 साल में एक बार आते हैं, उनको रिप्लेस करना आसान नहीं है। लेकिन उन्होंने क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया है कि उनके पास वो किसी एक दो खिलाड़ी पर डिपेंडेंट नहीं है। 11 खिलाड़ी उनके टीम में खेलते हैं, उनके पास सिर्फ चैंपियंस नहीं है, 11 खिलाड़ी उनके पास ऐसे हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं। और उनका जो सिस्टम है, क्रिकेटिंग सिस्टम है जो इन्होंने बनाया है, इंटरनल जो है इस तरह का बना कर रखा है कि वो उस गैप को फिल कर लेते हैं। ये उनकी खासियत है। एक बार चल के आते हैं। आप उसके बरक्स आप देखिए वेस्ट इंडीज की टीम, किसी दौर में वेस्ट इंडीज की टीम का परचम पूरे दुनिया में लहराता था। 75 का वर्ल्ड कप, 79 का वर्ल्ड कप, क्रिकेट का जो लोग बोलते थे कि भाई बॉलिंग अटैक, आज देखिए उस वेस्ट इंडीज टीम में आपको गिने चुने कोई फास्ट बॉलर मिलेंगे जो 155-60 की गेंदबाजी करता है। तो उन्होंने क्रिकेट के जो स्ट्रक्चर को उस तरह से, उसके बहुत सारे कारण है, वो अलग डिबेट का विषय है, लेकिन वो उनका स्ट्रक्चर उस तरह का नहीं है कि जो गैप है उस पर वो भर पा रहा है। अभी जब सफाई दे रहे थे रोहित शर्मा अपने हार का, तो बीच में उन्होंने कहा कि हमने अपने बच्चों को कुछ कहा हुआ था, अपने लड़कों को कुछ कहा हुआ था कि ये करना है। तो ये करने का आशय उनका ये था कि शायद लगातार उन्हें बल्लेबाजी में रन बनाते रहना है, वो नहीं करना है कि बहुत सारी गेंदों को पहले रुक करके देखना और उसके बाद खेलना। ये जो स्टाइल है क्रिकेट का, ये इंग्लैंड लेकर के आया है। उन्होंने हाल फिलहाल में ये रणनीति तैयार की कि चाहे कितनी भी विकेट गिरती रहे, पर जो भी आएगा बल्लेबाज वो अग्रेसिव बैटिंग करता जाएगा, वो ठहरने या डिफेंस में ज्यादा रुचि नहीं लेगा। ये इस पर क्या कहेंगे, ये जो बेसबॉल और बेसबॉल वाला पूरा चल रहा है? देखिए, एक टर्मिनोलॉजी जो इंग्लैंड में डराइव हुई है, इसको बोलते हैं, इसको बेसबॉल क्रिकेट बोलते हैं। बेसबॉल क्रिकेट आने के बाद एक अच्छी चीज जो हुई है कि टेस्ट क्रिकेट जो लोग बोझिल हो चुका था, जिसे लोग देखना छोड़ रहे थे, टेस्ट क्रिकेट भी थोड़ा इंटरटेनिंग हो गया है और एक रिजल्ट ओरिएंटेड हो गया। पहले के दौर में आप याद कीजिए कि मैच 5 दिन चल रहा है, उसके बाद कोई उसका निर्णय नहीं होता था, ड्रॉ। आज के समय में इक्का दुक्का ही टेस्ट ऐसा होगा जो ड्रॉ होता है, सबका रिजल्ट निकलता है। तो ये क्रिकेट के लहजे से अगर देखिएगा तो बहुत अच्छी बात है, क्रिकेट के हिसाब से, क्रिकेट को लोकप्रिय बनाने के हिसाब से। और वैसे भी देखिए जो रियल टेस्ट है किसी भी खिलाड़ी का, वो टेस्ट क्रिकेट में ही होता है। ठीक है, कि आपकी टेक्निक कितनी शानदार है, आप ओपनिंग में कैसे खेलते हैं, मध्य क्रम में कैसे, समय के साथ 5 दिन खेलना इतना आसान नहीं है। लेकिन इंग्लैंड के खेलने का तरीका, भारतीय टीम भी बहुत एग्रेसिव खेल रही है, लेकिन एक बात समझना पड़ेगा कि जोश के साथ साथ होश भी बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। जी, रोहित शर्मा पे थोड़ी बात आपको क्या लगता है? उसमें एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि जब आपको पता चल रहा है कि आपके इस क्रिकेट के कारण आपको नुकसान हो रहा है, तो आपको थोड़ा ठहर कर थोड़ा उसको रेक्टिफाई करने की भी जरूरत है। एक मुझे मैच याद आ रहा है, सचिन तेंदुलकर बहुत ही अनसक्सेसफुल हो रहे थे, तो उन्होंने कुछ ऐसे शॉर्ट सिलेक्शन, पूरे 236 रन की मुझे याद आ रही पारी उन्होंने खेली थी। उस पूरे पारी में
जिस शॉट पर वो सबसे ज्यादा आउट होते थे, उस पूरे पारी में इतना डिसिप्लिन उन्होंने बनाया कि वो शॉट ही खेलना बंद, उनका जो उनका प्रिय शॉट था। ओह, उसी तरह भारतीय टीम को देखिए, आप एग्रेसिव खेले लेकिन होश गवा कर आप अपने विकेट को थ्रो कर देते हैं, ये भी कोई समझदारी की बात नहीं है। आपने तो वैसे शुरुआती में ही ये बात कहा कि हर प्रोडक्ट का अपना लाइफ साइकिल होता है और एक समय के बाद वो ढलान की तरफ चले जाना चाहता है, नीचे जाने लग जाता है। वहाँ पे इनोवेशन और नई चीज़ें करके हमें फिर से उसे सस्टेन करना होता है। एमबीए में ऐसी थियरी पढ़ाई जाती है। अगर उस थियरी के हिसाब से देखें तो आप रोहित शर्मा को कहाँ आंकते हैं इस वक्त? देखिए, जो रोहित शर्मा की जो उम्र है और तो आज के दौर में जो एक क्रिकेट का जो एक नॉर्मल जो यंगस्टर का खेल माना जाता है, उस हिसाब से रोहित शर्मा के लिए देखिए अब समय है कि उनको समय रहते एटलीस्ट टेस्ट क्रिकेट को उनको छोड़ देना चाहिए। क्योंकि देखिए उनके जो फिटनेस का लेवल देखिए, वो बहुत ही नेचुरली बिल्ड प्लेयर है, या जिसको बोलते हैं गिफ्टेड प्लेयर। जी जी जी। जैसे पाकिस्तान में एक प्लेयर था, जैसे देखिए इंजमामुल हक, जी हाँ। उनका फिजिक बहुत ही क्रिकेट के हिसाब से ठीक नहीं था, लेकिन वो गिफ्टेड प्लेयर था। उसी तरह से रोहित शर्मा बहुत ही गिफ्टेड प्लेयर हैं। इसलिए तुलना भी की जाती है कि देखिए विराट कोहली ने जो बिल्ड किया वो मेहनत करके अब बनाया। 2012 में उनका एक आप संस्मरण पढ़ेंगे, वो इंग्लैंड के दौरे से आया और 3 टेस्ट में उनका रन जो है बहुत ही मतलब सिंगल डिजिट में रन उन्होंने बनाए थे। अच्छा। वो जब इंडिया आए तो बोले कि उनके कैरियर पर था कि मेरा कैरियर अब खत्म हो गया। ओके। तो बोले कि उनका इंटरव्यू में देख रहा था, उन्होंने कहा कि मैं शीशे के सामने गया और मैंने अपने को देखा कि मेरे पूरे जो चब्बी जो हमारे शरीर में जो बड़े बड़े फैट्स थे, उन्होंने ये सोचा कि भाई अगर मुझे इस लेवल पर खेलना है तो क्या इस तरह का जो बॉडी जो शेप है, इस तरह का जो फिजिकल लेवल है, स्ट्रेंथ है, ये क्रिकेट के लिए ठीक है। उन्होंने क्या किया कि उसके बाद मेहनत करना शुरू किया अपने फिजिक्स पर और अपनी बैटिंग पर डिसिप्लिन लाया। और आप सोचिए कि वो व्यक्ति, मैं पढ़ रहा था कि इतने सालों से वो व्यक्ति कोल्ड ड्रिंक्स तक नहीं पीता है, तो उन्होंने डिसिप्लिन। लेकिन उसके बरक्स रोहित शर्मा को अगर आप देखेंगे तो बहुत ही गिफ्टेड प्लेयर है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि समय कालखंड है, तो उत्कर्ष रहते हुए अगर आप छोड़ देंगे तो लोग आपको याद रखेंगे और उनके मन में ये कसक रह जाएगी कि काश कि आप कुछ दिन और खेलते, ये ना हो कि आपको लोग कह के चल बढ़िया हुआ है, चला गया यार। ठीक है, एक आखिरी बात ये कर लेते हैं कि भारतीय टीम की तो हमने चर्चा की, लेकिन एक बार न्यूजीलैंड की टीम की चर्चा कर लेते हैं। नए प्लेयर्स हैं बहुत सारे और परफॉर्म करके जा रहे हैं वो, और भारत में आकर के परफॉर्म करके जा रहे हैं। छोटा स्कोर उनके सामने कल था जिसे उन्हें रोकना था भारतीय टीम को, पर उन्होंने कर दिखाया। उस टीम के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैंने शुरू में कहा कि देखिए जो क्लब क्रिकेट जो या जिसको हम कह रहे हैं जो अभी शुरू हुआ है पूरी दुनिया में, उसमें एक बहुत ही बड़ा बदलाव। पहले जो था कि हम ये मान के चलते थे कि भारतीय टीम सब कॉन्टिनेंट से बाहर जाएगी, जो फास्ट ट्रैक्स हैं या बाउंसिंग ट्रैक्स हैं, स्विंगिंग ट्रैक्स हैं, उसमें भारतीय टीम का परफॉर्मेंस स्ट्रगल करने लगती थी। शॉर्ट पिच गेंदों पे स्ट्रगल। और जब विदेशी टीम भारत आती थी तो स्पिन में वो, हालांकि उस दौर में भी यार जो अच्छे लेजेंडरी प्लेयर्स रहे हैं वो, और उन्हें ही लेजेंडरी माना जाता है कि जो लोग सभी परिस्थितियों में बेहतर करते रहे हैं जी। ये जो क्लब आईपीएल है या फिर जो अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में या पाकिस्तान में जो क्रिकेट सब, श्रीलंका में जो क्रिकेट हो रहे हैं, उससे जो विदेशी खिलाड़ी हैं उनको बहुत बड़ा एक्सपोजर जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिल रहा है जी। तो इसका बहुत बड़ा लाभ, जैसे मान लीजिए 2 महीने का क्रिकेट चलता है तो बहुत सारे जैसे कॉन्वॉय हो गए, रचित रविंदर हो गए, या इस तरह के उनके बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं जो ऑलरेडी भारतीय सब कॉन्टिनेंट में यूज्ड टू हैं जी हाँ। तो उनको कोई ऐसा माहौल नहीं मिलता है जहां पे उनको परेशानी, उनको पता है कि हाँ कैसे खेलना है। प्लस जो खिलाड़ी उनके अपोजिट में खेल रहे हैं उनको भी वो बहुत बार खेल चुके होते हैं, तो उनके लिए माहौल या जो सामने खिलाड़ी है उसको लेकर उनकी एक प्रैक्टिस या बोलिए कि एक पूरे माहौल के साथ में वो इसको मैंने समझे से उनका रहता है, तो उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि उनके जो स्पिनर्स हैं, अब देखिए उन्होंने ज़्यादातर भारतीय टीम मुझे ज़्यादा अंडर प्रिपेयर्ड लगी। उसका कारण मुझे लगता है, और बीसीसीआई ने अच्छा एक निर्णय अभी हाल में किया था कि आप को
जो देसी जो क्रिकेट है रणजी ट्रॉफी में आपको खेलना है। हालांकि बड़े खिलाड़ी एक दो अभी नहीं खेल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि होम कंडीशन में जो 4 दिन के मैच होते हैं, 3 दिन के मैच होते हैं, इंडियन बीसीसीआई को कंपेयर करना चाहिए कि बड़े खिलाड़ियों को भी सब कॉन्टिनेंट में जो टेस्ट क्रिकेट का जैसा जो क्रिकेट है उसमें खेलकर अपने को यूज टू बना के रखना है। क्योंकि देखिए T20 में तो आप IPL खेलकर आप उस माहौल में ढले रहते हैं। टेस्ट क्रिकेट का रिप्लेसमेंट देखिए, टेस्ट क्रिकेट की तरह का जो गेम होगा वही हो सकता है। तो आप रणजी में खेलिए और आप देखिए कि विराट कोहली या हमारे रोहित शर्मा या इस तरह के बड़े खिलाड़ी भारतीय जो डोमेस्टिक क्रिकेट, ये बात सही है कि इस सीरीज को भारत की हार के लिए ज्यादा याद किया जाएगा, न्यूजीलैंड की जीत के लिए नहीं, क्योंकि उनके जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा ये सीरीज नहीं रहा है। उनके टॉम लेथम 3 के तीनों टेस्ट में कोई ऐसा खास योगदान उनका नहीं रहा है। यंग ऊपर बैटिंग कर रहे थे, कॉनवे ने भी कोई बहुत भारी ऐसी पारी नहीं खेली। भारतीय टीम की तरफ जब आते हैं तो यहाँ से उम्मीद लगा रहे थे लोग, मध्य क्रम की जो हम बात कर रहे थे वहाँ सरफराज खान से। तो सरफराज खान पे कोई कमेंट? वो बहुत खिलाड़ी तो टैलेंटेड है। देखिए मैं बताऊं आपको कि टैलेंटेड होने, अच्छे खिलाड़ी होने और लेजेंडरी क्रिकेट बनने में बहुत बड़ा फर्क है। यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, सरफराज खान या इस तरह के बहुत सारे इंडियन टीम में प्लेयर हैं जो, और बेंच स्ट्रेंथ में भी इंडिया के पास बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, बहुत ही गिफ्टेड हैं, बहुत ही टैलेंटेड हैं, जिनसे इनके पास बहुत ही संभावनाएं हैं, उम्मीदें भी हैं जी। लेकिन अगर आपको सुनील गावस्कर बनना है, आपको अगर सचिन तेंदुलकर बनना है, विवियन रिचर्ड्स बनना है, विराट कोहली बनना है, रोहित शर्मा बनना है, तो आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। और ये जो खिलाड़ी आप देख रहे हो, ये समय समय पर इनकी प्रतिभा का परिचय मिलता है, लेकिन जो कंसिस्टेंसी का जो लेवल है, आप ये नहीं कह सकते हैं कि यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, सरफराज खान के भरोसे में आप टीम की नैया लंबे समय तक आगे बढ़ा। अभी भी इनका टेस्ट जो है, टेस्टिंग का जो फेज वो चल ही रहा है, तो आने वाले समय में इनको परफॉर्म करना पड़ेगा, ताकि तभी वो लेजेंडरी प्लेयर्स बन सकते हैं। बस एक आखिरी बात ये करके खत्म कर देंगे कि जिस तरह का अभी बीते करीबन कुछ 10-15 या 20 मैचों का या करीब 1 साल का दौर देखेंगे तो उसमें देख करके लगता है कि भारतीय टीम काफी कुछ T20 की तरफ शिफ्ट होती नजर आती है। इसके वनडे परफॉर्मेंस में कोई कंसिस्टेंसी नहीं नजर आती है। इसके टेस्ट परफॉर्मेंस में कंटिन्यूअस चैलेंज फेस करते हैं। कभी आर अश्विन 100 रन बना लेते हैं, तो कभी जडेजा कोई अच्छी परफॉर्मेंस कर देते हैं, निचले क्रम में कुछ निकल करके भले आ जाता है। पर जो पूरा टीम है, भारतीय टीम, वो ऐसे तैयार नहीं नजर आती है पूरा ये क्रिकेट खेलने के लिए। कहीं वेस्ट इंडीज वाली धारा पर तो नहीं हम निकल पड़े हैं? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। देखिए, जब मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जब आप ये भारतीय टीम बहुत टैलेंटेड है जी। सिर्फ भारतीय टैलेंट टीम नहीं, बल्कि पूरे भारत में जो भी क्रिकेट है, सैकड़ों हजारों प्लेयर हैं। जिस तरह का क्रिकेटिंग सिस्टम है और जिस तरह का पैसा क्रिकेट में आ गया है, पहले बच्चे जब क्रिकेट खेलते थे, लोग माता पिता मना करते थे, आज पेरेंट्स खुद ग्राउंड में जाते हैं। हाँ, वो पैसा ही तो T20 की तरफ है। हाँ, लेकिन आप ये भी देखिए ना कि उसके कारण जो एक जुनून पैदा हुआ है और जो कंपटीशन टीम में पैदा हुआ, आप सोच नहीं सकते हैं। आज आप अगर विकेट कीपिंग में आप देखिए कि ईशान किशन जैसे खिलाड़ी को आज बाहर बैठना पड़ रहा है। एक विकेट कीपिंग के लिए आपके पास कम से कम 5-6 ऑप्शन जुरेल हैं, आपको संजू सैमसंग हैं, पंत हैं, साहा भी करते हैं, तो इतने सारे आप, तो अब क्या है कि, लेकिन जैसा मैंने कहा ना कि क्रिकेट के साथ साथ पैसे के साथ साथ, देखिए कोई भी क्रिकेटर है, उसकी जो पहचान है वो क्रिकेट के कारण है जी। तो जो भी लोग इस सिस्टम में आ रहे हैं, उनको पैसा मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उन्हें क्रिकेट में और बेहतर करना है तो उनको अपने क्रिकेटिंग में बहुत ही डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ियों के बारे में आपने कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं सुना होगा, और आपको ये समझना, और आप देखिए कि बहुत सारे बड़े खिलाड़ी हुए, इरफान पठान या इस तरह के बहुत सारे खिलाड़ी जिसके बारे में उम्मीद थी कि बहुत बेहतर करेंगे, लेकिन वक्त, विनोद कांबली का एग्जाम्पल है कि आप जब क्रिकेट में आते हैं तो बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर, आपको पैसा, ग्लैमर आपको प्रभावित करता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी पहचान क्रिकेटर के रूप में है। क्रिकेट खेलिए, क्रिकेट में अपना नाम बनाइए, इसके लिए जरूरी है कि क्रिकेट पर फोकस कीजिए, डिसिप्लिन कीजिए, बाकी चीजें आपको कम प्रभावित करे, इसके लिए आप उस पर कम ध्यान दें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, और बने रहिए प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com
विश्वास वही, रफ्तार नहीं।